वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है इस वेरी इंपॉर्टेंट सेशन में। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जीआईसी मेंस के लिए यूनिट 1 का एक ऐसा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो श्योरली आपके एग्जाम में आना ही आना, यानी फिक्स है, आउट है क्वेश्चन। अब उस क्वेश्चन को हम मेंस की कॉपी में लिखेंगे कैसे अगर ये क्वेश्चन आ गया है। इस क्वेश्चन में मैंने 2-3 पार्ट को एक साथ कंबाइन किया है। अगर ये टुकड़े में आया तो इससे 3 क्वेश्चंस आएंगे, और अगर ये लॉन्ग बन करके आया तो एक कंप्लीट क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन क्या है कि क्रिटिकल फिनोमिनन क्या है, यानी कि व्हाट इज द क्रिटिकल फिनोमिनन। एंड्रयूज के प्रयोगों के आधार पर क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर एवं क्रिटिकल वॉल्यूम की व्याख्या कीजिए और इनके फिजिकल सिग्निफिकेंस को समझाइए। क्या इनका फिजिकल सिग्निफिकेंस है या इनका साइंटिफिक सिग्निफिकेंस है क्या एक्चुअली में। तो सबसे पहले दोस्तों, जब बात आती है क्रिटिकल फिनोमिनन की तो एक टर्म से हम स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है लिक्विफिकेशन, यानी किसी भी गैस का द्रवीकरण। राइट। जब किसी गैस के लिक्विफिकेशन की बात आती है कि हम किसी भी गैस को लिक्विफिकेट कैसे करेंगे, हिंदी में इसको कहते हैं द्रवीकरण। राइट। आपको यहीं से अपनी बात स्टार्ट करनी है अपने उसमें, जो आपको कॉपी मिलेगी इसी फॉर्मेट में आपको कॉपी मिलेगी। तो लिक्विफिकेशन के लिए 2 पैरामीटर जिम्मेदार होते हैं। किसी भी गैस को जब लिक्विफाई करते हैं तो उसके लिए 2 पैरामीटर रिस्पॉन्सिबल होते हैं। एक पैरामीटर का नाम है टेम्परेचर और दूसरे पैरामीटर का नाम है प्रेशर। यानी टेम्परेचर और प्रेशर जो 2 वेरिएबल्स हैं आपके पास। अगर आप किसी गैस को लिक्विफाई करना चाह रहे हैं तो उसका टेम्परेचर रखिए लो और प्रेशर रखिए हाई। अरे बोलो, ये बात आपको लिखनी है कि अगर लिक्विफिकेशन का जो कंडीशन है, किसी भी गैस को लिक्विफाई करेंगे तो 2 बातों पर उसका लिक्विफिकेशन डिपेंडेंट करता है। या तो मैं टेम्परेचर को लो करता जाऊं, जब टेम्परेचर को लो करूंगा तो काइनेटिक एनर्जी लो होगी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी जो के ई होता है हमारा, वो 3/2 टाइम्स ऑफ आर टी होता है। तो जब काइनेटिक एनर्जी इनकी सीज कर जाएगी, लो होती चली जाएगी, तो गैस क्या हो जाएंगे, रुक जाएंगे। और जब गैस रुकने लग जाएंगे तो आपस में बंध जाएंगे, और बंध जाएंगे तो लिक्विड बन जाएंगे। दूसरा क्या है, प्रेशर। अगर आपने प्रेशर लगाया तो लिक्विड के गैस के पार्टिकल एक दूसरे के पास आएंगे तो उनका जो मोशन होगा टकराने से रुकेगा, और रुकेगा तो वो आपस में चिपकेंगे और लिक्विफाई होने लग जाएंगे। तो दोनों कंडीशंस हो सकते हैं। लेकिन ऐसा देखा गया प्रयोग करके कि कुछ ही ऐसी गैसें हैं जो कुछ गैसें ऐसी हमारे पास हैं, जैसे कि अमोनिया हो गई, राइट, CO2 हो गई, वाटर का वेपर हो गया। ये जो गैसेस हमारी हैं ये लिक्विड हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं? लिक्विड हो जाती हैं, लिक्विफाई हो जाती हैं। लिक्विफाई हो जाती हैं कब? जब आप टेम्परेचर को कम करते हैं और प्रेशर को हाई करते हैं। और ऐसी गैसों को केमिस्ट्री में कहा गया है टेम्पोरेरी गैस। क्या कहते हैं? टेम्पोरेरी गैस या अस्थायी गैस कहते हैं इसको। ऐसी गैसों को हमने क्या कहा है? टेम्पोरेरी गैस या अस्थायी गैस भी हम इन्हीं को कहते हैं। लेकिन बहुत सारी ऐसी गैस हैं, जैसे कि आपकी हाइड्रोजन हो गई, राइट, H2 हो गई, O2 हो गई, हीलियम हो गई। ऐसी गैसें लिक्विफाई नहीं होती इन कंडीशन में, इनको परमानेंट गैसेस कहते हैं। क्या कहते हैं? परमानेंट या अस्थायी गैस। तो कई बार आपसे क्वेश्चन सकता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टेम्पररी गैस एंड परमानेंट गैस। क्लियर हो गई बात? ओके। अब और इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जब आप केमिस्ट्री में आगे की ओर पढ़ते हैं तो आपको एक टर्म मिलता है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जेड। ये जो जेड हमारा होता है जनरली, ठीक है, अगर कोई गैस आइडियल है तो जेड के लिए इसकी वैल्यू 1 अगर है तो कोई गैस क्या मानी जाएगी? आइडियल मानी जाएगी। ठीक है। और आइडियल गैस के अंदर आइडियलिटी होती है, वो आपस में अट्रैक्ट भी नहीं करते, एक दूसरे को रिपल भी नहीं करते, तो उनके लिक्विफाई होने का कोई चांस है नहीं। लेकिन जब किसी गैस के लिए जेड की वैल्यू 1 से कम हो जाती है तो इजीली लिक्विफाई होता है, आसानी से, यानी इजीली लिक्विफाई वो हो जाएगा, इजीली लिक्विफाई हो जाएगा, राइट। और जब किसी गैस के लिए जेड की वैल्यू 1 से ज्यादा हो जाएगी तो उसको लिक्विफाई करना बहुत मुश्किल होगा। ठीक है, बहुत मुश्किल होगा। ठीक है ना, नॉट पॉसिबल या नॉट इजी। जैसे कि ऐसे इसके लिए केवल 2 ही गैस हैं, हाइड्रोजन एंड हीलियम। अब हम बात आते हैं अपने एंड्रूज के प्रयोगों पर। एंड्रूज ने कार्बन डाइऑक्साइड का एक सैंपल लिया और उस कार्बन डाइऑक्साइड के सैंपल पे 2 चीजें करी। टेम्परेचर को कम करने की कोशिश की और प्रेशर को बढ़ाने की कोशिश की। तो उन्होंने एक ऐसा रिजल्ट पाया जिसने थर्मोडायनेमिकल जो स्टडीज हैं उसको बिल्कुल हिला करके रख दिया। वो क्या पाते हैं उसको हम इस कर्व में देखते हैं। उन्होंने क्या करा कि एक साइड प्रेशर लिया और एक साइड क्या लिया? वॉल्यूम लिया, यानी कि टेम्परेचर कांस्टेंट है। जब टेम्परेचर को कांस्टेंट करके
ठीक है। प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में जब कर्व प्लॉट करते हैं इसी को आइसोथर्म कहते हैं। आइसो का मतलब सेम और थर्म का मतलब टेम्परेचर, यानी जब कांस्टेंट टेम्परेचर पर पी और बी के बीच में कर्व प्लॉट किया जाता है तो उसको हम बोलते हैं आइसोथर्म। प्यारे दोस्तों, हम लोग ये पहले से जानते हैं, कुछ बातें दिमाग में भर लेनी चाहिए कि वॉल्यूम ऑफ गैस ऑलवेज बहुत ज्यादा होगा वॉल्यूम ऑफ लिक्विड से। ये तो कॉमन सेंस की बात हो गई हमारी। तो एंड्रूज ने क्या करा, वॉल्यूम को प्रेशर के साथ प्लॉट किया। उन्होंने 3 टेम्परेचर डिफाइन किए जनरली। एक वो टेम्परेचर जो 31.1 डिग्री था, दूसरे वो टेम्परेचर जो इससे नीचे थे, तीसरे टेम्परेचर जो इससे ऊपर थे। तो हम पहले नीचे से स्टार्ट करेंगे। उन्होंने एक लो टेम्परेचर लिया 13.1 डिग्री का, 13.1। ये आपको कर्व याद हो जाना चाहिए, एनसीईआरटी में भी है, हर जगह है, आईएएस के मेंस में मल्टीपल टाइम आया है, यूपीपीसीएस के मेंस में मल्टीपल टाइम्स आया है, और लास्ट टाइम जीआईसी मेंस में भी आया है, इस बार भी आएगा। हो सकता है कि एंड्यूज कर्व पे कमेंट लिखने के लिए आप लोगों से पूछ लिया जाए। तो जब 13.1 डिग्री की बात होती है, लो टेम्परेचर है ना, तो जैसे यहाँ पर ये गैस है, यहाँ पर गैस है, यहाँ पर लिक्विड है। मैं लिख देता हूँ, इधर का एरिया गैस है, इधर का एरिया क्या, लिक्विड। वैसे भी जानते हैं क्यों, वॉल्यूम कम तो लिक्विड, और वॉल्यूम ज्यादा तो गैस। वॉल्यूम ज्यादा तो क्या हो गया, गैस। सिंपल सी बात है ना। तो आप गलती नहीं करेंगे एग्जाम में। आपको एक कर्व याद हो जाना चाहिए, इसे मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस कर लीजिए, इसको मैं समझाने जा रहा हूं। तो लो टेम्परेचर पर उन्होंने कहा कि जब लो टेम्परेचर में मैंने प्रेशर को थोड़ा सा बढ़ाया तो गैस का वॉल्यूम एकाएक कम हो गया, मतलब कम होने लगा, लेकिन लीनियरली हुआ। यहाँ पर जो ए से बी का पोर्शन है, यहाँ पे गैस बॉयल्स लॉ का फॉलो कर रही, जो कहता है पी इंटू वी क्या हो गया, कांस्टेंट। यानी अगर आप प्रेशर को बढ़ाओगे तो वॉल्यूम कम होगा, अगर आप प्रेशर को बढ़ाओगे तो वॉल्यूम कम होगा। तो हमने प्रेशर को जैसे थोड़ा सा यहाँ से यहाँ किया, वॉल्यूम कम होता चला गया, एक तरीके से लीनियर फैशन में आया। उसके बाद ये गैस के पार्टिकल पास पास होने शुरू हो गए और थोड़े बहुत लिक्विड भी बनने स्टार्ट हो गए। अब अगर मैंने बी से थोड़ा सा भी, सी को थोड़ा ऊपर लिखा है, सी थोड़ा बी से क्या है ऊपर, हल्का सा भी हमने प्रेशर बढ़ाया तो ये का ये सिमट गया, यानी एकाएक वॉल्यूम कम हो गया। इसका मतलब लिक्विड का वॉल्यूम बहुत कम होता है, किससे, गैस से। ठीक है। तो ये बता रहा है बीसी वाला पोर्शन कि यहाँ पर तो लिक्विड प्लस गैस का कॉम्बिनेशन है, यहाँ ओनली गैस है। और जैसे पॉइंट सी आता है ना, एकाएक सब कुछ लिक्विड बन जाता है। लिक्विड बन गया यानी कि आप कितना भी प्रेशर लगा दो वॉल्यूम में चेंज नहीं होगा, क्योंकि लिक्विड की कंप्रेसिबिलिटी क्या होती, बहुत ही निग्लिजिबल होती है। राइट। अब क्या हुआ, ये तो हो गया ए बी सी डी कर्व में। ठीक है। जब हम इसको थोड़ा हाई टेम्परेचर देते हैं तो हाई टेम्परेचर पे ये फ्लैट वाला जो पोर्शन है ना, आप देखेंगे कंपैरेटिवली, आप ध्यान से देखेंगे, अगर आपके पास गैस जो है हाई टेम्परेचर है तो गैस ज्यादा आइडियल बिहेव करेगी और ये पोर्शन थोड़ा इंक्रीज मिलेगा जो फ्लैट वाला है। राइट। लेकिन ये वाला पोर्शन घट जाएगा, ये वाला पोर्शन क्या हो गया, घट जाएगा। यानी अगर आप कहेंगे कि जब आप टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं तो सेम गैस के गैस स्टेट का वॉल्यूम और लिक्विड स्टेट का वॉल्यूम का जो डिफरेंस है वो मिनिमाइज हो गया, कम हो गया है। ये आपको कंक्लूजन देखना है। यहाँ पे इनका डिफरेंस इतना है, यहाँ पे इनका डिफरेंस क्या है, कम है। यानी जो फ्लैट पोर्शन है वो सिकुड़ता हुआ जा रहा है। राइट। और जैसे हम पहुंचते हैं 31.1 डिग्री पे तो कमाल हो जाता है, ये जो फ्लैट पोर्शन था ये गायब हो गया। अगर ये गायब हो गया तो यहाँ पे स्लोप नहीं है, और जहां पर स्लोप नहीं होगा वहां का स्लोप क्या होगा, जीरो होगा। ऐसे कर्व का स्लोप क्या होता है, डेल पी बाई डेल बी, क्या, डेल पी बाई डेल बी, है ना, एट कांस्टेंट टी। ये स्लोप हो गया इसका, यही तो डी वाई बाई डी एक्स लिखते थे मैथमेटिक्स में। तो ये जीरो होगा, अगर ये जीरो होगा तो इसका स्क्वायर भी जीरो हो जाएगा, डेल टू पी अपान डेल बी स्क्वायर। ये बहुत पूछा जाता है प्रूफ करने के लिए, ये भी जीरो हो गया। किस पॉइंट पर, इस पॉइंट एक्स पर आकर के। इस पॉइंट पर देखिए बहुत आइडियली बिहेव कर रही है, और यहां पर आकर के जो पॉइंट आपका एक्स है, यहाँ पे ये ऐसे बिहेव कर रही है कि जो गैस थी मेरी और जो लिक्विड थी, दोनों की डेंसिटी लगभग बराबर हो गई। गैस और लिक्विड की डेंसिटी लगभग बराबर हो गई, वो ये ऐसे हो गई कि मानो मैं इनको पहचान ही ना पाऊं, इनडिस्टिंग्विशेबल हो गए। जब गैस और लिक्विड दोनों फेजेज के डेंसिटी बराबर होने लग जाएंगे, यानी उनके वॉल्यूम सेम हो जाएंगे, है ना, तो उनको आप डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगे। वो क्या हो जाएंगे, कैसा स्टेट आ गया एक्स पर कि सेम जो मटेरियल है उसका गैस फेज और लिक्विड फेज की डेंसिटी बराबर हो गई, और वो दोनों इनडिस्टिंग्विशेबल हो गए। और ऐसे ही पॉइंट को हम क्या नाम देते हैं, क्रिटिकल पॉइंट। यहां पर इस वाले पॉइंट पर गैस फेज और लिक्विड फेज के बीच में सेपरेशन खत्म हो जाता है। वो आपस में इस तरीके से चेंज हो रहे हैं, आपस में इस तरीके से कन्वर्ट हो रहे हैं, जैसे लग रहा है कि कंटिन्यूसली रूप में गैस लिक्विड है, लिक्विड गैस है, गैस लिक्विड है, लिक्विड गैस है। अगर ऐसा है तो इसको बोलते हैं कंटिन्यूअस स्टेट।
या स्टेट ऑफ कंटिन्यूटी, तो ये आपको स्टेट ऑफ कंटिन्यूटी यहां पर मिलेगी पॉइंट एक्स पर। अब इस पॉइंट एक्स पर जो टेम्परेचर होगा हमारे गैस का यानी 31.1 डिग्री, यही इसका क्रिटिकल टेम्परेचर कहलाएगा। और इस पॉइंट एक्स पर इसका जो प्रेशर होगा वही इसका क्रिटिकल प्रेशर कहलाएगा। और इस क्रिटिकल टेम्परेचर और क्रिटिकल प्रेशर पर जो इसका वॉल्यूम होगा उसका नाम होगा क्रिटिकल वॉल्यूम, यानी ये पॉइंट एक्स डिफाइन करेगा। अब क्रिटिकल टेम्परेचर है क्या? तो प्यारे दोस्तों, इस टेम्परेचर से नीचे तो लिक्विड बनाना पॉसिबल है, इस वाले टेम्परेचर से ऊपर लिक्विड बनाना पॉसिबल नहीं है। यानी किसी भी गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर वह टेम्परेचर होता है जिसके ऊपर उस गैस को केवल प्रेशर लगा करके लिक्विफाई करना इम्पॉसिबल होता है ना? क्या हुआ मतलब? द क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ एनी गैस इज दैट टेम्परेचर above which it is impossible to liquefy that gas, only increasing by pressure। सिंपल सी बात है। अगर आप चाहते हैं कि किसी गैस को मुझे लिक्विफाई करना प्रेशर को बढ़ा करके, तो आपको उसके क्रिटिकल टेम्परेचर से नीचे आकर के बात करनी पड़ेगी, राइट? इसका मतलब जो गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा होगा उसको लिक्विफाई करना इजी होगा, यानी ईज ऑफ लिक्विफिकेशन क्रिटिकल टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल होता है। सिंपल सी बात है। तो क्रिटिकल टेम्परेचर पता लग गया आपको, क्रिटिकल प्रेशर पता लग गया। अब इनकी वैल्यूज को हम देखते हैं। देखिए, कंटिन्यूटी ऑफ स्टेट डिफाइन करने के लिए अगर आएगा तो आपको यही वाली लाइन लिखनी है कि एट क्रिटिकल टेम्परेचर, जो भी टेम्परेचर आपने लिया है इंडिविजुअल कर्व में 31.1 डिग्री है, देयर इज नो हॉरिजॉन्टल पोर्शन, खत्म हो गया ना हॉरिजॉन्टल पोर्शन, ऐसे जाकर के मिल गया, ऑफ द कर्व एंड नो सडन चेंज फ्रॉम द गैस टू लिक्विड स्टेट विदाउट एनी विजिबल सेपरेशन ऑफ वन फेज फ्रॉम द अदर, दिस इज कॉल्ड द कंटिन्यूअस ट्रांजिशन ऑफ स्टेट। ये लाइन आपको लिखनी पड़ेगी अपने आंसर सीट में, क्योंकि आएगा कंटिन्यूटी ऑफ स्टेट। अब हमारे पास जो क्रिटिकल कांस्टेंट बने हैं ये टीसी है। टीसी क्या है? टीसी वो टेम्परेचर जिसके ऊपर किसी भी गैस को केवल प्रेशर लगा करके लिक्विफाई करना इम्पॉसिबल है। ये बात आप लिखेंगे दो लाइन में या एक लाइन में। क्रिटिकल टेम्परेचर टीसी क्या होता है? वो टेम्परेचर होता है, यानी दैट टेम्परेचर अबव व्हिच इट इज इम्पॉसिबल टू लिक्विफाई एनी गैस बाय अप्लाइंग ओनली इंक्रीज ऑफ प्रेशर। और क्रिटिकल पॉइंट पे जो प्रेशर होता है उसका नाम पीसी होता है, और इन दोनों टेम्परेचर और प्रेशर पे जो वॉल्यूम होता है उसका नाम बीसी होता है बच्चों। ठीक है, यहाँ से हमने जेड निकाला है, 3/8 आता है, वो तो बात की बात हो गई। अब यहाँ से हमें दो तीन बातें समझनी है। सिग्निफिकेंसेस आपको पता लग गए कि क्रिटिकल इसका जो सिग्निफिकेंस है, इसका एक रिलेशन है किसके साथ? बॉइलिंग पॉइंट के साथ। ये होता है 3/2, 2/3 टाइम्स ऑफ टीसी। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन, इसको गुल्डबर्ग लॉ कहते हैं। इस पे न्यूमेरिकल आ सकता है, ठीक है, गुल्डबर्ग लॉ। जो बच्चे मुझसे पहले क्लास लिए उनको सबको मैंने सारी बातें बताई हुई है अलग अलग चैप्टर्स में, जो थर्मोडायनेमिक्स वगैरह है सब में। अब हम आते हैं इनको कैलकुलेट करते हैं। आएगा कि आप निकालिए टीसी, पीसी और बीसी की वैल्यू को, इवैल्यूएशन ऑफ क्रिटिकल कांस्टेंट फ्रॉम द वैन डर वाल्स इक्वेशन। तो आपको क्या करना है, थोड़ी बहुत इमेज बनाना सीखिए आप। हमने एक बीकर ले लिया, तो लेट अस कंसीडर लिख दीजिए आप, है ना, लेट अस कंसीडर अ बीकर जिसके अंदर एक रियल गैस है जिसका 1 मोल है, ठीक है। तो फॉर इट, इसके लिए हम क्या लिख रहे हैं, वैन डर वाल गैस इक्वेशन क्या होगा, P प्लस ए अपान 1 मोल लिया, नहीं तो n हो जाता, n स्क्वायर हो जाता, P प्लस ए अपान बी स्क्वायर इंटू बी माइनस बी इक्वल टू बी आर टी। ये बी को वॉल्यूम होता है, क्या होता है, को वॉल्यूम होता है, राइट। को वॉल्यूम मतलब कि मैं हूं और मेरा घर है, तो मेरे घर में मुझे इतनी जगह चाहिए रहने के लिए, लेकिन मैंने एक बाउंड्री बना रखी है, तो जो पूरी बाउंड्री का एरिया उसको बोलते हैं को वॉल्यूम। एक गैस अपने वॉल्यूम का 4 गुना वॉल्यूम ऑक्युपाई करता है, उसे हम क्या बोलते हैं, को वॉल्यूम बोलते हैं। तो B इज इक्वल टू बी 4 टाइम्स ऑफ रियल वॉल्यूम होता है। तो P प्लस ए अपान बी स्क्वायर इंटू बी माइनस बी इक्वल टू बी आर टी। ये जो ए अपान बी स्क्वायर, इसका नाम है इंटरनल प्रेशर। क्या नाम है, इंटरनल प्रेशर। ये पाई कहलाता है। एन स्क्वायर ए अपान बी स्क्वायर को क्या बोलते हैं, इंटरनल प्रेशर। ये पाई कहलाता है। ये हो जाता है आपका डेल वी अपान डेल यू या डेल यू अपान डेल बी एट कांस्टेंट टी, ये होता है, ठीक है। ये और इसकी वैल्यू अगर आपके पास गैस आइडियल है तो 0 हो जाएगी और रियल है तो ये इतनी आएगी, एन स्क्वायर ए अपान बी स्क्वायर। एन की वैल्यू यहाँ पर 1 है।
इस इक्वेशन को हमने क्या करा, सॉल्व करा, इसको आपस में मल्टीप्लाई किया, तो p से v मल्टीप्लाई हो गया, तो pb माइनस p इंटू बी प्लस a अपान v माइनस a इंटू बी अपान बी स्क्वायर इक्वल टू आर। ये तो आप सिंपली कर लोगे, इसकी प्रैक्टिस जरूर करिए। हमने सिंपल क्या किया, इसको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया तो इक्वेशन आ गया। अब क्या करा, इसमें एक जुगाड़ लगाया हमने, इस पूरे इक्वेशन को बी स्क्वायर अपान पी से मल्टीप्लाई किया। क्यों? क्योंकि मैं इसमें तीन चीजें निकालनी है, टीसी पीसी बीसी, तो हम इसको क्यूबिक रूट में चेंज करना चाह रहे हैं, क्यूबिक इक्वेशन में। तो इक्वेशन कुछ ऐसा हो गया। अब हमने क्या करा, इस पूरे इक्वेशन में जो हमारे पास था, ठीक है, इस चीज को मैं इधर लेके आ गया, यहाँ पे बी स्क्वायर के टर्म में। तो आप देखेंगे यहाँ पे बी क्यूब होगा, राइट। तो एक क्वेश्चन आ गया आपका बी क्यूब के फॉर्म में, यहाँ पे बी क्यूब है, यहाँ पे बी स्क्वायर है, यहाँ पर बी है, यानी जो आपका वॉल्यूम है उसका पावर घट रहा है 3 to 1, ठीक है। और ये इसके कॉफिशिएंट है, इसका कॉफिशिएंट है, और यहाँ पर कांस्टेंट टर्म है। इसी इक्वेशन के जैसा मुझे एक इक्वेशन बनाना है, तो ये इक्वेशन हमारा थर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्या कर लिया, हम जानते हैं ये क्यूबिक स्टेट का इक्वेशन है, क्यूबिक इक्वेशन है, तो इसके क्या होंगे, तीन रूट मिलेंगे वॉल्यूम के, दैट इज b1 b2 और b3, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे एक पर्टिकुलर टेम्परेचर और प्रेशर पर। लेकिन हम जानते हैं कि जब T को TC रखूंगा और P को PC रखूंगा, उस टाइम एक ही वॉल्यूम होगा, क्योंकि वो क्या होता है, कंटिन्यूस स्टेट होता है, एक पॉइंट होता है। तो उस पर्टिकुलर टाइम पे वॉल्यूम के जितने भी रूट होंगे वो सब आपस में बराबर होंगे, और किसके बराबर हो जाएंगे, BC के। ये किसका किसका कॉन्सेप्ट है, क्रिटिकल स्टेट का कॉन्सेप्ट है। यानी जब आप T इक्वल टू TC और P इक्वल टू PC पे गैस को लेके जाएंगे, तो उसका जो वॉल्यूम है उसके सारे रूट आपस में बराबर होंगे, किसके बराबर हो जाएंगे, BC के। तो यानी B1 इक्वल टू B2 इक्वल टू B3 इक्वल टू BC। और ऐसा कब होगा, जब आपका टेम्परेचर क्या हो, TC हो, और प्रेशर क्या हो, PC हो। हमने क्या करा, जो इक्वेशन थर्ड आया है वहां पे P की जगह पे PC रखा है, और T की जगह पर क्या रखा है, TC। जैसे हमने ऐसा रखा, तो जहां T था वहां TC, जहां P था वहां PC, जहां P था वहां PC, जहां P था वहां पे PC, ऐसा हो गया। और इसी में हम जानते हैं कि जब आप ऐसा करोगे तो वॉल्यूम की जगह पे BC रखना पड़ेगा, यानी P इक्वल टू PC और T इक्वल टू TC हो तो B इक्वल टू BC हो जाता है। यानी अगर B इक्वल टू BC है तो B माइनस BC इक्वल टू 0 हो जाएगा, या V माइनस BC का होल क्यूब भी 0 हो जाएगा। और A माइनस B का होल क्यूब जब सॉल्व करते हैं तो क्या मिलता है, A क्यूब माइनस 3 इंटू बी इंटू ए स्क्वायर प्लस 3 इंटू आपका B स्क्वायर इंटू ए माइनस B क्यूब इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन आ गया हमारा। और अब हम क्या करते हैं, ये जो मेरा इक्वेशन है, ये जो इक्वेशन दोनों का जो RHS है वो 0 है, तो ये इक्वेशन आपस में बराबर हो गए। अगर ये आपस में बराबर हुए तो B क्यूब का कॉफिशिएंट समान होगा, B स्क्वायर का कॉफिशिएंट बराबर होगा, और V का कॉफिशिएंट भी बराबर होगा, और ये कांस्टेंट भी बराबर होंगे। तो B स्क्वायर का कॉफिशिएंट यहाँ पे 3BC, और यहाँ पर क्या इतना, तो इतना इक्वल टू भी 3BC। यहाँ पर देखिए, यहाँ से B का कॉफिशिएंट क्या है, यहाँ पर A अपान PC, तो ये 3BC स्क्वायर हो जाएगा A अपान PC, और कांस्टेंट क्या हो जाएगा, BC क्यूब इक्वल टू इतना। ये तीन इक्वेशंस आपको मिल जाएंगे, ये मिल गए आपके तीनों इक्वेशंस। अब अगर हम क्या करें, जो इक्वेशन नंबर 8 हमारा आया है, ठीक है, उसको हम डिवाइड कर दें इक्वेशन नंबर 7 से, यानी इसको इससे डिवाइड कर दें, तो क्या मिल जाएगा, BC इक्वल टू भी 3B। ये आपको मिल गया क्रिटिकल वॉल्यूम। और जब हम इस BC को सब्स्टिट्यूट करते हैं, यहाँ पे BC है, BC की वैल्यू 3 भी रख देते हैं, तो मुझे PC की वैल्यू आ जाती है। आप रखेंगे जैसे 3B, तो 3 इंटू 3 9 हो जाएगा आपका, है ना, क्योंकि 3 इंटू 3 क्या हो जाएगा यहाँ पे 9, और 9 इंटू 3 27 हो जाएगा, और B का स्क्वायर। तो PC इक्वल टू क्या होगा, A अपान 27 B स्क्वायर। ऐसे इन दोनों की वैल्यू अगर हम इस वाले में पुट करेंगे तो TC की वैल्यू आ जाएगी, PC इक्वल टू हो गया A अपान 27 इंटू B स्क्वायर, और TC इक्वल टू हो गया 8A अपान 27 R इंटू B स्क्वायर। तो ये तीनों चीजें हमने इवेल्युएट कर ली है ना। अब अगर मुझसे क्या निकालना हो, इन्हीं तीनों की हेल्प से जो वांडर वाल गैस कांस्टेंट है A और B, A क्या होता है, अट्रैक्शन कॉफिशिएंट होता है बच्चों। A अगर किसी गैस के लिए ज्यादा है तो वो गैस इजीली लिक्विफाई हो जाएगी, और जो B हमारे पास है वो उसका को वॉल्यूम होता है। क्या होता है, को वॉल्यूम। इनका फिजिकल सिग्निफिकेंस होता है, इनकी यूनिट बार बार पूछी जाती है, ये भी मैं अगले लेक्चर में कराऊंगा जो शाम को होगा। हम जानते हैं बी नो डेट हम जानते हैं, BC इक्वल टू 3B, PC इक्वल टू A अपान 27 इंटू B स्क्वायर, और TC इक्वल टू 8 अपान 27 RB। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि इन तीनों से हमें क्या मिला,
यहीं से देख लो आप, b इक्वल टू क्या मिल जाएगा, बी सी अपान 3, ए इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 3 इंटू पी सी इंटू बी सी स्क्वायर, और यहाँ पे अगर हम बी सी या पी सी को टेम्परेचर के टर्म में लिखें तो 9 अपान 8 आर टी सी इंटू बी सी। तो ये हमसे पूछा जाता है एग्जाम में, ये एक लॉन्ग क्वेश्चन हो गया। इसमें इस क्वेश्चन के 3 पार्ट हो सकते हैं या सीधा यही क्वेश्चन हमसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। पहले दोस्तों हमारा जो बैच है वो स्टार्ट हो चुका है। इस बैच की खास बात यह है कि आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लाइव और रिकॉर्डेड सेशन मिलेंगे, और हर एक यूनिट का मेरा हैंड रिटन नोट्स मिलेगा। उसमें आपको हर यूनिट के जितने भी थियरी के पोर्शंस हैं वो मिलेंगे, साथ में जो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं वो मिलेंगे, और उसके पीछे एक असाइनमेंट मिलेगा जिसमें पिछले सालों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं, जिन्हीं में से क्वेश्चन आते हैं। आप उन क्वेश्चन को सॉल्व करिए, और सॉल्व करने के बाद मुझको भेज दीजिए। मैं उसका एक एक लाइन चेक करके आपको बता दूंगा कि आप कहीं गलती तो नहीं कर रहे हैं, या आप परफेक्ट लिख रहे हैं, या उसमें और कोई सुधार की जरूरत है। तो कैम्फोर्टिस का बैच लॉन्च हो चुका है। आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं मेरे इस नंबर पे, या कैम्फोर्टिस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।